Okay, so welcome to the session and good afternoon to all of you. चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं. एक्चुअली इसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, बट कोई टेंशन मत लो क्योंकि एग्जैक्टली मेन पॉइंट जो है वो अब से स्टार्ट होने वाला है. तो कितने लोग जुड़े हुए हैं? हितवी, आरती, शिवांगी, कौस्तुभ एंड लक्ष्मी. एम आई हियरेबल ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वंश ऑफलाइन आ चुका है. ओके, ध्रुव भी ऑफलाइन आ रहा है. आप में से जितने भी ऑफलाइन आते हो, हितवी है ना, आ सकते हो बेटा. हितवी, शिवांगी साथ में मिलके, लक्ष्मी, कौस्तुभ, है ना. तो क्या है, मजा आएगा मेहनत करने में. अगर घर पे बैठ के देखेंगे तो उतना मजा नहीं आता है ना वंश. यहाँ पे आपके आंखों में आके डाल के मैं पता लगा सकता हूँ ना कि आप कितना पढ़ रहे हो. ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ने वाले हैं. क्वेश्चन कैसा है? ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम द मेन टू फीचर्स ऑफ द ग्राफ ऑफ एटॉमिक नंबर अगेंस्ट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. एक ग्राफ हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था. हम न्यूक्लियस नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं थ्रू चैप्टर नंबर 13. थोड़ा सा ऐसा लगेगा लेकिन 2-3 क्वेश्चन के बाद वापस पैटर्न में आ जाओगे. ओके, तो ये जो ग्राफ है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, और ये ग्राफ किसके अकॉर्डिंग, किसके लिए है? मास नंबर ए, उसके वर्सेस किसका है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो जैसे जैसे मास नंबर ए बढ़ रहा है, अब पता है ना किसी भी एलिमेंट्स को थ्रू हम 11th में पढ़े थे, एक्स जेड ए से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि हीलियम हो तो 2He4 और लिथियम हो तो 3 6. ओके, तो ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट कर रहा था. और ए हो गया आपका एटॉमिक मास, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी इसमें आ जाते हैं. तो ये एटॉमिक मास नंबर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो इंक्रीज होगा. और यहाँ पे आपका बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि न्यूक्लियॉन्स, ये जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, समझ लो कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मानो कि मेरे पास 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन है, तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया. अभी 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन फ्री फॉर्म में सेपरेट है. अगर मैं इनको कंबाइंड करके एक न्यूक्लियस बनाता हूं तो किसका न्यूक्लियस बनेगा? हीलियम का. किसका न्यूक्लियस बनेगा? हीलियम का. तो इनका मास जब सेपरेट थे तो जो मास था, वो मास जब उनको बंच करके एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो उतना ही नहीं मिलेगा जितना सेपरेट थे तब था. सेपरेट में मास ज्यादा होता है, सेपरेट में मास क्या होता है? ज्यादा. लेकिन जब कंबाइंड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? कंबाइंड, और न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं? न्यूक्लियस. तो मास उसका कम होता है. और ये जो मास में डिफरेंस आया, मास का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट. क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट. तो मास में जो डिफरेंस आया उसको हम बोलते हैं डेल्टा एम. क्या बोलते हैं? डेल्टा एम. और उसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइंस्टाइन ने बताया था, पता है, E=mc² फॉर्मूला. तो यहां से आपको मिलेगी एनर्जी. क्या मिलेगी? और इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. कौन सा एनर्जी बोलते हैं? कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आपको न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, उसको ब्रेक करके सेपरेट कर देना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बाइंडिंग एनर्जी जितनी. समझ में आया? उससे उल्टा, अगर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेट है और वो कंबाइंड हो गए तो एनर्जी लॉस होगी. न्यूक्लियस है, उसको ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी. और अगर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेट है, उनको कंबाइन करना है तो एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी. हाँ, ओके, एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी. गॉट इट? सो दिस टाइप ऑफ थिंग कवर्ड ओवर हियर. तो ध्यान देना, एक चीज, ए टोटल एनर्जी हो गया बाइंडिंग एनर्जी बी. अब यही टोटल बाइंडिंग एनर्जी ए बी को अगर हम ए से डिवाइड कर ले मास नंबर से, तो बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. अब इसका न्यूक्लियॉन, इसका ग्राफ हमने देखा था कल. ऐसे ज्यादा होता, ऐसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे स्ट्रेट हो जाता है. तो ए जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 25 होगा, तो यहाँ पे 25 से थोड़ा आगे कितना होगा? 30. फिर यहाँ पे 175 होगा, 170 से थोड़ा आगे ए कितना होगा? 170. एटॉमिक मास नंबर 30 से लेके 170 तक के जितने भी एलिमेंट्स है, वो सबका ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ है ना, वो ज्यादा ज्यादा चेंज नहीं है. देखो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 8.5 आ रहा है, और कम से कम यहाँ पे कितना आ रहा है? 8. तो ज्यादा फर्क नहीं है, 0.5 का ही फर्क है. लेकिन आपका एटॉमिक मास नंबर 30 से लेके कहाँ तक चेंज हो जा रहा है? 170. मतलब इसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं. क्या मानते हैं? कांस्टेंट. एक क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, ये जो क्वेश्चन है ना,
उसके अंदर कल के लास्ट क्वेश्चन 11 में इसको मैंने डिस्कस किया था, मैं जब जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं। ये जो 30 है बेटा, ये 30 से कम एटॉमिक मास हो तो हम उसको लाइट न्यूक्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट न्यूक्ली। अगर 170 से ज्यादा होता है तो हैवी न्यूक्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैवी न्यूक्ली। बात समझ में आया? अब इसी ग्राफ को हमें एक्सप्लेन करना है और कुछ कंक्लूजन करने हैं। तो वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम द टू फीचर्स एज फॉलो। नंबर 1, द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो, अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेपरेट है और उनको कंबाइन करके अगर हम न्यूक्लियस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियस, और एनर्जी निकल रही है, जब न्यूक्लियस बनेगा तो एनर्जी लॉस होगी, बाइंडिंग एनर्जी जीतेगी। वो तभी पॉसिबल है जब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एक छोटे से रीजन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होके रहे। अट्रैक्शन था इसलिए अपने आप अट्रैक्ट होके रहे, न्यूक्लियस बना दे और बाकी की जो एनर्जी है वो क्या कर दे? लॉस कर दे। समझ में आया? एंड दैट्स व्हाई द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव। न्यूक्लियस फोर्स कौन सा फोर्स है? जो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स है? जो कहां पे लगता है? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो भी फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? और दिस न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज attractive and sufficiently strong to produce this binding energy जो हमने देखा था अभी। got it? वो बाइंडिंग एनर्जी जो था वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। किसमें था? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का। सर एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। तो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल एनर्जी हो तो हम उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स। अब आपका क्वेश्चन ऐसा होगा, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है ना कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड कौन मोशन करता है? इलेक्ट्रॉन। पढ़ा हुआ है ना? अब न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर लगता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का साइज तो कितना है? 10⁻⁻14। इस चैप्टर में हमने 14 पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में हमने 15 पढ़ा था। तो 10⁻⁻14 मीटर, इतना ही साइज है ना? तो इतनी शॉर्ट रेंज में फोर्स लगेगा। एंड सो द शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन एटॉमिक मास बिटवीन 30 to 170 एरिया इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। दूसरा कंक्लूजन ऐसा आया, ग्राफ में हमने देखा था कि 30 से लेके 170 तक के जो एटॉमिक मास नंबर वाले हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा 8 से 8.5 की रेंज में आता है। तो कांस्टेंट क्यों है? हमारा ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो कांस्टेंट इसलिए है बिकॉज ए न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है? शॉर्ट रेंज। मतलब कि ए न्यूक्लियस के जस्ट बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो उनका डिस्टेंस बढ़ गया, और उनका डिस्टेंस बढ़ गया इसीलिए वो फोर्स एक्ट होना बंद हो जाएगा। बाहर बने શકે ને। અને હવે જો અંદર કોઈ બી સ્ટ્રેન્જ ના આવે, કોઈ બી આ વર્ષનો નવો નિયમ છે, અને આવે તો તને પૂછીને આવે, અને કોઈ બી તને પૂછે અગર અંદર આવી ગયું ને તો હું તને લડીશ, હે ને? અને તારે આવવું હોય ને તો મારો લેક્ચર પૂરો થાય પછી આવું ना, जस्ट आई एम टेलिंग। ओके, सो 30 से लेके 170 के बीच में अगर एटॉमिक मास है, क्या है? एटॉमिक मास। तो उस वक्त जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग, माय मिस्टेक सॉरी, यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी कौन सी एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कांस्टेंट रहती है। उसका रीजन क्या है? तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? शॉर्ट रेंज, मतलब कम डिस्टेंस तक लगेगा। कैसे डिस्टेंस तक लगेगा? कम डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस तक। देखो जस्ट न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है ना, फिर भी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है, इसलिए इसको हम शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आई? यस और नो? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कमेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ, आप उसको अवॉइड मत करो, कमेंट करो। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि आप भी पढ़ रहे हो या वहां पे प्रेजेंट हो या नहीं। जब भी छोटे बड़े क्वेश्चन करता हूँ यस और नो वगैरह, तो आप यस गुड, तो आप कमेंट करना रखो। कंसिडर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियन इनसाइड द सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस, है ना? 1 मिनट 2 मिनट बिफोर दैट
कंसिडर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियन इनसाइड द सफिशिएंटली। न्यूक्लियंस का मतलब होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। न्यूक्लियंस मतलब ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन या तो फिर न्यूट्रॉन। तो उसको हम कंसिडर करेंगे न्यूक्लियर। लार्ज इनसाइड अ सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस। अब बोलोगे सर न्यूक्लियस लार्ज कैसे हो गया? तो न्यूक्लियस के अंदर काफी सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंपेयर में न्यूक्लियस कैसा होगा? लार्ज होगा। इट विल बी द अंडर इन्फ्लुएंसेस ओनली सम ऑफ इट्स नेबर। मानो कि अगर मैं यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस ड्रॉ किया मैंने, गॉट इट? अब उसके अंदर क्या होगे? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ऐसे अरेंज हुए होंगे। न्यूक्लियस के अंदर जगह तो कम ही होती है और काफी सारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन होते हैं, पता है ना? तो मानो कि ए वाला न्यूट्रॉन है या कोई भी प्रोटॉन है, इन शॉर्ट न्यूक्लियन ही बोल देते हैं उसको। ए जो मैंने रेड डॉट कर लिया, वो उसके अराउंड कुछ ही 1 2 3 4 के ही कांटेक्ट में, देखा है या ना? तो यही सेंटेंस है, इट विल बी द अंडर इन्फ्लुएंसेस ऑफ ओनली सम ऑफ इट्स नेबर। यहाँ पे काफी सारी चीजें थी, काफी सारे न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन थे, लेकिन ए जो हमने कंसिडर किया है वो कुछ ही के कांटेक्ट में होगा अपने नेबर्स। बात समझ रहे हो कि अगर एक सोसाइटी है 200 हाउसेस है, लेकिन आपके नेबर तो कितने हो गए? 2 ही ना, आजू और बाजू में। बात समझ में आया? अगर आप नेबर में ऑपोजिट और सामने वाले को भी कंसिडर कर रहे हो तो भी 4, 200 हाउसेस तो आपके नेबर नहीं हो सकते ना। लाइकवाइज यहाँ पे काफी सारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, तो पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस के नेबर कुछ ही हो गए, सारे हो गए नहीं। विच कम्स विथ इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। और ए नेबर जो है उसके न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ रहा है। न्यूक्लियर फोर्स का रेंज 10⁻⁻15 मीटर भी नहीं है, मतलब यहां से बाहर भी नहीं लगता है, अपने नेबर्स में ही लगता है। समझ में आया? तो जो उसकी रेंज में आ रहा है, एंड इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन न्यूक्लियंस दैट इज फार फ्रॉम इट्स रेंज। ये जो हमने रेड कलर का न्यूक्लियन लिया है, वो उसके अराउंड के न्यूक्लियंस के ऊपर ही फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? न्यूक्लियर फोर्स। उससे दूर वाले न्यूक्लियंस पे वो फोर्स लगाएगा नहीं। समझ रहे हो ना? बात समझ में आई? इफ द न्यूक्लियन कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ पी नेबर्स। मान लो कि मैक्सिमम उसके पास कितने नेबर है? पी नेबर। विथ इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बाइंडिंग एनर्जी वुड बी प्रोपोर्शनल टू द पी। मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नेबर, मतलब कि पी। लेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बी। अगर मुझे अब बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है तो मुझे प्रोपोर्शनलिटी का क्या करना पड़ेगा? इक्वल्स टू, एंड देन मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने पी के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दिया? के पी, वेयर के इज द कांस्टेंट हैविंग द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स में इक्वल्स टू के दोनों साइड डायमेंशन यानी कि यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी है, तो यूनिट किसका आएगा? एनर्जी का। पी तो नंबर ऑफ नेबर्स था, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो के का ही यूनिट किसका होना चाहिए? एनर्जी का। तभी एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी होगा ना। और इसीलिए के विद द के इज अ कांस्टेंट विद द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। इफ वी इंक्रीज ए बाय एडिंग न्यूक्लियस, ए मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों गलती कर रहे हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इफ वी इंक्रीज ए बाय एडिंग न्यूक्लियॉन्स, अगर हम ए यानी कि एटॉमिक मास नंबर को इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग न्यूक्लियॉन्स, क्या ऐड करके? न्यूक्लियॉन्स ऐड करके। क्या ऐड करके? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब कि न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन। they will not change the binding energy of nucleon inside, है ना? देखो मानो कि यहां पे ऐसे 30 30 30 30 30 30 30 टोटल 30 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक मास नंबर 30 हो गया। आपका क्वेश्चन क्या है पता है? हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम 30 से लेके 170 तक जा रहे हैं, मतलब कि हम न्यूक्लियॉन्स को ऐड कर रहे हैं, है या ना? तो उसका अट्रैक्शन फोर्स चेंज हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हमने देखा कि ग्राफ में तो 30 से लेके 170 तक बिल्कुल क्या जा रहा है? कांस्टेंट। ज्यादा कुछ चेंज हो रहा नहीं है। तो क्यों चेंज नहीं हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर मानो कि मैं इसमें 31 न्यूक्लियन ऐड करूं तो यहां पे ऐड होगा, बराबर आउटर रीजन में ही ऐड होगा ना। तो अब वो कुछ ही के साथ कांटेक्ट में आएगा, इनके साथ कांटेक्ट में आएगा
नहीं, जो उससे दूर है उसके साथ वो कांटेक्ट में आएगा नहीं। और दैट्स वाई यहाँ पे बोला है कि इफ वी इंक्रीज ए बाय एडिंग द न्यूक्लियॉन्स दैट दे विल नॉट चेंज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन इनसाइड। वो ऐड करने से अंदर वाले जो न्यूक्लियॉन्स है उनकी बाइंडिंग एनर्जी में कोई चेंज करेगा नहीं। एंड सिंस मोस्ट ऑफ, क्यों ऐसा? सिंस मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इन अ लार्ज न्यूक्लियस रिसाइड इनसाइड। न्यूक्लियस के अंदर मेजोरिटी न्यूक्लियस किसके, कौन से रीजन में रहते हैं? अंदर के रीजन में। और जो हम बाहर से ऐड करते हैं वो कहाँ ऐड होगा? बाहर। इसलिए तो कुछ ही के कांटेक्ट में आएगा ना, सबके कांटेक्ट में आएगा नहीं। एंड इट नॉट ऑन द सरफेस एंड द चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वुड बी वेरी स्मॉल। एंड द प्रॉपर्टी दैट गिवन न्यूक्लियन influenced only the nucleon close to it also referred as saturation property of which force? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सैचुरेटेड फोर्स होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अराउंड के नेबर्स में ही लगता है, दूर की रेंज तक लगता नहीं है। वाइल अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करो या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो तो नजदीक तो लगेगा ही लगेगा, दूर तक भी लगेगा। जैसे कि सन प्लूटो को भी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, इसलिए प्लूटो उसकी ओर क्या होता है? रोटेट होता है। पता है ना प्लूटो प्लैनेट्स के बारे में, जो अर्थ से भी काफी दूर है या ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर नॉट सैचुरेटेड फोर्स, बट न्यूक्लियर फोर्स इज विच फोर्स? सैचुरेटेड फोर्स। वो सिर्फ अपने नेबर्स में कुछ ही रेंज तक लगेगा, उसके आगे लगेगा नहीं। बोलो कोई डाउट? तो ए हमने 30 से लेके 170 तक का बाइंडिंग एनर्जी क्यों कांस्टेंट है वो हमने एक्सप्लेन किया। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस हैविंग अ atomic mass number 244 is less than the values of nucleus having the atomic mass 120. You can see in this graph 240 यहाँ आएगा, 250 यहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट 238 रहा, तो 240 यहाँ पे आएगा। ओके, और 120 जो है वो ऊपर है, देखा आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइन है, उससे ऊपर है ना, तो ये 100 है, 125, तो 120 इधर आएगा। तो वो देखो 8 की लाइन से कहाँ है? ऊपर। और ये जो 240 वाला है वो 8 की लाइन से कहाँ है? नीचे। मतलब कि 240 वाले का बाइंडिंग एनर्जी कम है इससे 120 वाले से। बात समझ में आई है ना? आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन के आंसर में, बट ये सारी चीजें याद रख के एक्सप्लेन करनी है। सो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of nucleus having atomic mass number 240 is less than that the value of nucleus having atomic mass number 120. If a nucleus 240 breaks into the two nuclei, है ना, न्यूक्लियस को दो न्यूक्ली के अंदर हम ब्रेक कर देते हैं। कौन से दो न्यूक्ली? ए इक्वल्स टू 120। 240 के दो भाग पड़ेंगे, दो पार्ट कर देंगे तो कितने के पड़ेंगे? 120 120। न्यूक्लियॉन्स गेट मोर टाइटेड बाउंड। आपने देखा कि 240 का बाइंडिंग एनर्जी कम था, लिसन केयरफुली, 240 का बाइंडिंग एनर्जी कम था, लेकिन अगर उसमें से हम 120 में जाए तो उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता था? इंक्रीज। तो यहाँ पे ध्यान देना 240 में से जब 120 में जाते हैं तो लोअर बाइंडिंग एनर्जी में से कहा जाते हैं? हायर बाइंडिंग एनर्जी में। जो न्यूक्लियन पहले जो थे वो लूज बाइंडिंग थे ऐसा मान सकते हैं, और फिर टाइटली बाउंड हो जाएंगे। गॉट इट? एंड दिस इंप्लाइज एनर्जी वुड रिलीज इन दिस प्रोसेस। और हमें पता है कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेपरेट होते हैं और वहां से न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, यानी कि बाउंड हो जाते हैं, तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो अगर हम लोअर बाइंडिंग एनर्जी में से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जाएंगे, याद रखना है मेरा सेंटेंस, लोअर बाइंडिंग एनर्जी में से, सॉरी एलबी, लोअर बाइंडिंग एनर्जी में से हम कहा जाएंगे? हायर बाइंडिंग एनर्जी में जाएंगे, तो ऑलवेज एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। हमने हैवी न्यूक्लियस को, 240 वाला हैवी न्यूक्लियस था जिसका एटॉमिक मास 170 से ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हैवी। तो 240 वाले एटॉमिक्स वाले न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया, तोड़ा, और दो न्यूक्लियस बनाए 120 वाले, है या ना? तो हमने क्या किया? ब्रेक किया। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिजन, तोड़ना। और हमने यहाँ पे न्यूक्लियस को ब्रेक किया। किसको ब्रेक किया? इसलिए इसका नाम क्या बन गया? न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फिजन करने के बाद हम लोअर बाइंडिंग एनर्जी में से कहा गए? हायर बाइंडिंग एनर्जी में। लोअर बाइंडिंग एनर्जी से कहा गए?
हायर बाइंडिंग एनर्जी में, इसलिए एनर्जी क्या हुई, रिलीज, एनर्जी क्या हुई, रिलीज। ओके, विच प्रिंसिपल इज, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब में यही होता है ना, हैवी हैवी न्यूक्लियस रखे जाते हैं यूरेनियम वगैरह, और उसके न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं, और जब वो ब्रेक होते हैं तो हमने तो यहाँ पे दो ही इंटीग्रेशन पढ़े, मतलब कि दो ही पार्ट्स पढ़े, लेकिन वहां पे तो लॉट्स ऑफ पार्ट्स बन जाते हैं, और जितने ज्यादा पार्ट्स बनेंगे, जितना लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और बहुत ही डिस्ट्रक्शन फॉर्म करता है। आपको पता है ना, एटॉमिक बॉम्ब एक ही बार ट्राई किया गया है, मतलब बाकी सब लोगों ने टेस्ट किया है, लेकिन वेपन्स के तौर पे एक ही बार ट्राई किया गया है, जो अमेरिका ने जापान के ऊपर किया था, नागासाकी एंड हिरोशिमा, और उसकी इफेक्ट काफी सालों तक दिखने मिली थी। ओके, इफ टू वेरी लाइट न्यूक्लियस, उससे उल्टा, अभी हमने हैवी न्यूक्लियस को क्या किया, ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका ग्राफ ऐसा है, देखो बीच में जो है वो एनर्जी ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी, और आजू बाजू में बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम। तो हमने बड़े को ब्रेक करके इन बीच वाले रीजन में जा सकते हैं, यानी लोअर बाइंडिंग एनर्जी से कहा जा सकते हैं हायर बाइंडिंग एनर्जी, या ये छोटे छोटे को जोड़ के मिला के हम कहा जा सकते हैं लोअर बाइंडिंग एनर्जी टू हायर बाइंडिंग एनर्जी। हमें एक्चुअली में एनर्जी गेन करना है, क्या गेन करना है, एनर्जी, और अगर हम लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जाएंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगा। तो उसके लिए हमने दो प्रोसेस लिए, एक बड़े एटम्स को, बड़े न्यूक्लियस को तोड़ के हम छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट किए, उसको फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजन। अब हम क्या करेंगे, लाइट न्यूक्लियस, छोटे छोटे न्यूक्लियस, जैसे 30 से कम एटॉमिक मास हो तो उसको लाइट न्यूक्लियस बोलते हैं। तो हमने उसमें भी किसका लिया है, एटॉमिक मास किससे कम, 10 से कम, ज्वाइनिंग टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियस। अगर ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या बनेगा, हैवियर। पहले हम एक में से दो बना रहे थे, अब हम दो में से एक बना रहे हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फ्यूज्ड हैवियर ऑफ फ्यूज्ड हैवियर न्यूक्लियस मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ विच न्यूक्ली, लाइटर। लाइटर न्यूक्ली का जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे जो दोनों में, दोनों लाइटर न्यूक्ली को फ्यूज करके जो नया न्यूक्ली बनाया गया उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो हम लोअर बाइंडिंग एनर्जी से कहा जा रहा है हायर बाइंडिंग एनर्जी। तो मैंने बताया था लोअर से हायर में जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। दिस मीन्स दैट heavier nucleus is more tightly bound than the light nuclei and the energy produced in this process, and this process is called nuclear fusion। अगर आप तोड़ रहे हो तो फ्यूजन, अगर आप जोड़ रहे हो तो फ्यूजन। विच इज द प्रिंसिपल ऑफ विच बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। एटम बॉम्ब की जगह पे हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन लाइट न्यूक्ली है, वो कंबाइंड हो जाएगा, हाइड्रोजन में से हीलियम बन सकता है, गॉट इट, और एनर्जी रिलीज होगी, और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब। एज वेल एज हाइड्रोजन कंबाइंड होकर हीलियम बनता है, और एनर्जी बनती है कहाँ पे, सन, एनर्जी सोर्स ऑफ सन। सन में यही होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और वहां से एनर्जी जो लिबरेट होती है वो हम सनलाइट के तौर पे देखते हैं। समझ में आया? तो सन के ऊपर एनर्जी का कौन सा सोर्स है, दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा सोर्स है, न्यूक्लियर फ्यूजन। बोलो कोई डाउट, कंफर्म? एक क्वेश्चन को मैंने ए टू जेड समझा दिया, अब मैं थोड़ी स्पीड भी कम रखूंगा ताकि एक टेंशन हमारा हट चुका है, ओल्ड स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन बिल्कुल कैंसिल हो गया है। तो अभी हमें नेक्स्ट ईयर ऑफ बोर्ड प्रिपरेशन के लिए ही ध्यान देना है। ओके, तो पहले मैं थोड़ा डबल करवाता था, दोनों एक ही साथ करवाता था, उनका रिवीजन चल रहा था और आपका नया चल रहा था। मैं थोड़ा स्पीडी रहता था ताकि ज़्यादा चैप्टर कवर हो और आपको बाद में वापस में कवर करवा पाऊँ। बट अभी मैं थोड़ा शांति से जाऊंगा, आपको ईच एंड एवरी लाइन तो वैसे भी मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, लेकिन कहीं पे भी अगर कोई भी ट्रबल है तो आप तुरंत पूछिएगा, है ना, और कंटिन्यूअसली कमेंट करते रहिएगा जहाँ जहाँ पे भी मैं बोलूँ, ताकि मुझे समझ में आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूक्लियर फोर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। सो द न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। पता है ना आपको, एटम के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अराउंड एटम के इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यही मॉडल बताया था ना रदरफोर्ड और बोहर ने। ओके, सो इन द न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन एंड चार्जलेस न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है, चार्जलेस न्यूट्रॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन या तो फिर चार्जलेस न्यूट्रॉन। The Coulomb repulsive force between the proton-proton act for the distance small and large. However,
दे हेल्ड टाइटली टुगेदर इन अ टाइनी, टाइनी यानी कि वेरी स्मॉल, टीनी भी बोलते हैं, टीनी रीजन्स लाइक अ न्यूक्लियस। अब द क्वेश्चन ऐसा है कि भाई एटम्स के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी होता है, बट आपको पता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन में चाहे कोई भी डिस्टेंस हो, छोटा डिस्टेंस हो या बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, दो पॉजिटिव पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि इतने छोटे रीजन में ये प्रोटॉन कंबाइंड होके रहे क्यों? क्योंकि दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो क्या लगता है, रिपल्सन, और रिपल्सन क्या करता है, दूर भेजता है ना। बट फिर भी न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे रहते हैं, साथ में कंबाइंड होकर, और वो भी बहुत ही कम स्पेस में। और आपको पता है कि जितना डिस्टेंस कम हो उतना इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होता है, तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, है या ना। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन इतने कंबाइंड होके क्यों रहते हैं। तो हमें दूसरा सोचना पड़ेगा कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन लग रहा है तो दूसरा भी कोई फोर्स लग रहा होगा जो एक दूसरे को क्या करके रखता है, अट्रैक्ट। और डेफिनेटली दैट अट्रैक्शन फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द विच फोर्स, रिपल्सन फोर्स। तभी तो वो क्या करके रहेंगे, अट्रैक्ट, बंच बना के रहेंगे। बात समझ में आई? ओके, सो द कूलम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन एक्ट फॉर ऑल डिस्टेंस स्मॉल एंड लार्ज, हाउएवर दे हेल्ड, ओके ये तो लगेगा ही लगेगा, बट फिर भी दे हेल्ड टाइटली टुगेदर इन अ वेरी स्मॉल रीजन लाइक अ न्यूक्लियस, एंड दिस शोज दैट सम अदर अट्रैक्टिव फोर्स, मैंने बताया ना सिर्फ रिपल्सन फोर्स में, उसके अलावा कोई अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नहीं, जितने भी न्यूक्लियॉन्स है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस मस्ट बी प्रिवेलिंग विच शुड बी अ लार्जर इनफ टू ओवरकम इफेक्ट ऑफ विच फोर्स, कूलम रिपल्सिव फोर्स। वो फोर्स एक अट्रैक्ट, अदर देन दिस कूलम्बिक रिपल्सन फोर्स, एक ऐसा फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हो, एज वेल एज वो इतना स्ट्रॉन्ग हो, उतना लार्ज हो कि वो किसको ओवरकम कर पाए, कूलम रिपल्सिव फोर्स, एंड मस्ट बी इनफ टू होल्ड देम टुगेदर। उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो एक दूसरे को साथ में जोड़ के रखे, तभी न्यूक्लियस फॉर्म होगा ना। ओके, इन अ न्यूक्लियस फोर्स acts between the two proton, between the two neutron, and between the proton neutron, called which force, न्यूक्लियर और अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियस के बीच में कौन, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो दो प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो भी फोर्स लगता है उसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। द condensing of binding energy per nucleon can be understood in terms of short range। हमने आगे का क्वेश्चन पढ़ा था, तब हमने बोला था कि भाई 30 से लेके 170 एटॉमिक मास नंबर तक के एलिमेंट्स जो है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम। क्यों रहता है, तो हमने एक्सप्लेन किया था कि 30 के बाद अगर 30 से लेके 170 तक अगर हम एक न्यूक्लियंस को ऐड करते हैं तो वो सिर्फ सरफेस के न्यूक्लियंस के कांटेक्ट में आता है, और बाकी मेजोरिटी जो न्यूक्लियंस है वो तो कहाँ पे है, सेंटर में, तो उनके कांटेक्ट में आता नहीं है। तो इस तरह से प्रूव हुआ कि ये जो न्यूक्लियन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, शॉर्ट रेंज। कौन सा फोर्स है, शॉर्ट, अपने नेबर्स में ही लगेगा और कहीं लगेगा नहीं। सो द कॉन्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, इट्स शॉर्ट रेंज फोर्स। फॉलोइंग्स आर द फ्यूचर्स ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। अप टू नाउ हमने किसके बारे में डिस्कस किया, न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा हमें उसको क्या एक्सप्लेन करना था, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फीचर्स अब हम एक्सप्लेन करते हैं फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स बिटवीन 1930 टू 1950। नंबर 1, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द विच फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। डेफिनेटली वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, रिपल्सन की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन दूर भाग जाएंगे, तो फिर न्यूक्लियस कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, वो तो एक दूसरे के का साथ में जुड़ के रहने चाहिए। इसीलिए कूलम्ब फोर्स के कंपेयर में ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होना चाहिए, मच स्ट्रॉन्गर। ओके, एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस, और एज वेल एज कूलम्ब फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है। तो अब पूरा सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मास। That's why it holds the proton and neutron in the which one, nucleus. Gravitational force is much weaker than even which force, Coulomb force। मैंने बताया था ना
ग्रेविटेशनल फोर्स तो कूलम फोर्स से भी वीक है। अगर न्यूक्लियर फोर्स कूलम फोर्स से स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। Nuclear force between the two nucleons falls rapidly to the zero as that distance is more than few femtometers. Okay? अगर डिस्टेंस दो न्यूक्लियस के बीच का फेम्टोमीटर से बढ़ने लगता है, क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट रिड्यूस टू जीरो। देखो कोई भी फोर्स होता है ना वो डिस्टेंस के साथ रिड्यूस होता है, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, कम। लेकिन वहां पे डिस्टेंस का बहुत बड़ा रेंज होता है, थोड़ा सा तो थोड़ा बहुत लगेगा। कौन से दो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्बिक फोर्स। बट ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना वो सिर्फ फेम्टोमीटर तक लगता है। फेम्टोमीटर मतलब 1 फर्मी, और 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर, यहां तक ही लगेगा। और 1 फर्मी भी नहीं, कितने फर्मी तक लगता है वो भी मैं बता देता हूं। देखो 0.8 फर्मी तक लगता है। ये 1 है ना, 1 के आगे कौन सा नंबर होगा, यहां पर 0.8 होगा, 0.8 फर्मी तक लगता है। और 0.8 फर्मी के बाद रिपल्सिव फोर्स बन जाता है। इसलिए देखो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे 0.8 फर्मी से आगे बढ़े ना ये फोर्स तुरंत क्या कर देता है, पोटेंशियल एनर्जी कहां लेके जाता है, जीरो पे। कहां लेके जा सकता है, जीरो पे। और 0.8 के नजदीक भी चले गए ना, सॉरी 0.8 से बड़े डिस्टेंस पे, 0.8 से बड़े डिस्टेंस पे वो जीरो पे चला जाता है, एयर फोर्स लगता नहीं है। और 0.8 से नजदीक अगर जाए, एक न्यूक्लियर दूसरे न्यूक्लियस के 0.8 फर्मी से नजदीक चला जाए, डिस्टेंस कम हो जाए, तो रिपल्सन करवाता है। तो क्या करवाता है, रिपल्सन, और इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन कब रहता है, 0.8 तक। 0.8 से बढ़ता है तो अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होकर जीरो हो जाता है, और तुरंत जीरो हो जाता है। देखो ऑलमोस्ट 1 फर्मी, 2 फर्मी और 3 फर्मी तक तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। और फर्मी मतलब के सोचो कि 10⁻⁻15 मीटर, 1 मीटर का 10⁻15 पार्ट करना है, इतना छोटा डिस्टेंस। उससे नजदीक चला जाता है तो क्या करवाता है, रिपल्सन। क्या करवाता है, रिपल्सन, और इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। समझ में आया, ग्राफ समझ में आया, तो वो चीज हमें समझाना है जो मैंने अभी बताया। तो द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियन फॉल्स रैपिडली टू द जीरो एज दैट डिस्टेंस इज मोर देन फ्यू फेम्टोमीटर। दो पार्टिकल्स के बीच में, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में अगर डिस्टेंस कुछ फेम्टोमीटर से बढ़ जाता है तो तुरंत ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो जीरो हो जाता है। इसलिए तो हमने उसको कौन सा नाम दिया है, शॉर्ट रेंज फोर्स। कौन सा नाम दिया है, शॉर्ट रेंज फोर्स। दिस लीड्स टू द सैचुरेशन ऑफ फोर्स, और इसी शॉर्ट रेंजिंग को हम सैचुरेटेड फोर्स बोलते थे, गॉट इट, in medium or a large size nucleus, which is the reason for the constancies of binding energy per nucleon. Constancies मतलब कि वो जो कांस्टेंट था ना 30 से लेके 170 तक, उसी के लिए रीजन यही है। A plot of potential energy between the nucleons as a functions of distance as shown in this figure, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया। The potential energy is minimum at a which distance, r0 डिस्टेंस, जो कितना था 0.8 फर्मी, FM मतलब फर्मी, और 1 फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर, गॉट इट। दिस मीन्स दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर द लार्जर डिस्टेंस देन 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस पे वो अट्रैक्टिव रहेगा, बट सबसे मैक्सिमम 0.8 फर्मी पे रहेगा। जैसे दूर जाते हो तुरंत वो क्या होने लगेगा, जीरो। बट अगर 0.8 फर्मी से नजदीक चले गए तो अट्रैक्शन की जगह पे रिपल्सिव बन जाता है। कैसा बन जाता है, रिपल्सिव। एंड रिपल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी। बात समझ में आई। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम। ये जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम। चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा हो, चाहे वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा हो, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा हो। द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच चार्ज, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है नहीं, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, बट फिर भी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। इसलिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पार्टिकल टू फील दिस फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज होना जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो या ना हो वो लगेगा। समझ में आया। दिस फोर्स इज ओनली काइंड ऑफ विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ attraction, and there is a no simple mathematical form of nuclear force। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में आप लिखते थे F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, पता है ना आपको, F इक्वल्स टू जी, फॉर्मूला लिखते थे नहीं लिखते थे, m1 m2 अपन
आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स में आप लिखते हो एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला न्यूक्लियर फोर्स के लिए नहीं है। समझ में आया? ओके, गिव द ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। तो ये हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात खत्म हो गई। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट लिखे चलो फटाफट। ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं दैट इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द विच वन, रेडियो एक्टिविटी। तो बैक्वेरल करके एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी इन 1896। उन्होंने 1896 में किसको डिस्कवर किया? रेडियो एक्टिविटी। वाइल स्टडिंग द फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेंसेस ऑफ कंपाउंड्स इरेडिएटेड विद द विजिबल लाइट, है ना, एक फ्लोरोसेंस इफेक्ट आता है। अब ये फ्लोरोसेंस इफेक्ट क्या है पता है? आपने 11th में पढ़ा था, ZNS का स्क्रीन रखा था और एक पार्टिकल जाके यहाँ पे टच होता था तो लाइट जनरेट होती थी। ओके, उसको हम बोलते हैं कोई भी वो पता है कैथोड रे ट्यूब वाला हमने एक्सपेरिमेंट देखा था। ऐसे एक ट्यूब था, सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, और फिर हम यहाँ से ऐसे उसको बैटरी के साथ ज्वाइन करते थे, फिर यहाँ से एक रे जाता था और यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जाके इंसिडेंट होता था तो एक लाइट होती थी। उसी को फ्लोरोसेंट इफेक्ट बोलते हैं। और वो ना समझ में आए तो आपकी टीवी स्क्रीन, उसके पीछे पिक्चर ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पे इंसिडेंट होते हैं तो लाइट जनरेट होगी। वो जितनी लाइट जनरेट होगी ना उसे उसके थ्रू आपको पिक्चर दिखेगा टीवी के अंदर, और इसको हम पिक्सल बोलते हैं। पता है, जितने पॉइंट्स ज्यादा हो उतना क्लियर पिक्चर आता है। आया ना? तो दैट इज द थिंग, फ्लोरोसेंस बोलते हैं, या तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरेंसिस ऑफ कंपाउंड इरेडिएटेड विद द विजिबल लाइट। ओके, उसका स्टडी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बैक्वेरल ऑब्जर्व ऑन फिनोमिनन आफ्टर इल्यूमिनेटिंग सम पीसेस ऑफ द यूरेनियम एंड पोटेशियम। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इल्यूमिनेटिंग द सम पीसेस ऑफ यूरेनियम एंड पोटेशियम सल्फेट विथ विजिबल लाइट ही wrapped them in a black paper। उन्होंने क्या किया? पोटेशियम एंड यूरेनियम सल्फेट, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट का एक कंपाउंड लिया, उसको लाइट से इरेडिएट किया, फिर उसको उन्होंने उस कंपाउंड को क्या कर दिया? ब्लैक पेपर के अंदर wrap कर दिया, फिट कर दिया। ओके, एंड सेपरेट द पैकेज फ्रॉम द फोटोग्राफिक प्लेट। फिर उसको सेपरेट कर दिया फोटोग्राफिक प्लेट से और अलग से रख दिया बाय द पीस ऑफ सिल्वर। एंड व्हेन आफ्टर सर्वल आवर्स, उन्होंने बीच में सिल्वर पीस भी रख दिया, सिल्वर के अंदर ब्लैक पेपर के अंदर कोट करके रख दिया। अब सिल्वर तो पता है ना, उसके ऊपर जो भी लाइट इंसिडेंट होगा वो सारा क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट, वापस भेज देगा। कोई भी लाइट जो है इसके ऊपर जाने देगा नहीं, और उन्होंने उसको ब्लैक पेपर में भी कवर कर दिया। ओके, देन by the silver when the after several hours of exposure's photographic plate was developed it showed blackening। ओके, बट उन्होंने फिर देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट था उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक हो गया है कुछ टाइम के बाद। उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट को तो सेटअप से निकाल दिया था, सिल्वर से पूरा एलिमिनेट कर दिया था, कोई लाइट आ रही नहीं थी। तो फिर ये आया कहां से? वो फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक क्यों हुआ? तो फिर पता चला कि वो यूरेनियम एंड पोटेशियम है ना, उसके अंदर से रेडिएशन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? रेडिएशन। तो ऐसे इनडायरेक्टली उन्होंने किसकी सर्च कर ली? रेडियो एक्टिविटी की। बात समझ में आया? सो दिस ब्लैकनिंग इज ड्यू टू द समथिंग दैट मस्ट बी एमिटेड बाय द कंपाउंड एंड द फिनोमिनन ऑफ रेडिएशन एमिशन फ्रॉम द कंपाउंड इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। कंपाउंड में से जो रेडिएशन होता है उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। एमिटेड रेडिएशन कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव रेडिएशन। एंड एलिमेंट कंटेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम कौन सा एलिमेंट बोलेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कुछ नोटेबल फैक्ट्स है, जैसे कि एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव रेडिएशन इज स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस। ये जो एमिशन हो रहा है रेडियो एक्टिव रेडिएशन का, स्पॉन्टेनियस यानी तुरंत होता है, और कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार होता रहेगा। समझ में आया? स्टॉप नहीं होगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर आप प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह चेंज करते हो, रेडियो एक्टिविटी में कोई चेंज आता नहीं है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, such parameters cannot stop the emission of radioactive radiation and cannot change the rate of emission. Even by a chemical combining radioactive element with any other element, the rate of emission of radiation is not affected. प्रेशर, टेम्परेचर तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट करता भी नहीं है,
लेकिन अगर आप ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को दूसरे के अंदर मिक्स करके कंपाउंड भी बना दो, तो जनरली हमें पता है ना H2NO2 मिक्स होकर H2O बनता है, तो H2O की प्रॉपर्टी H2NO2 से अलग ही होती है। बट फिर भी रेडियो एक्टिविटी, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई अनदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होगा, नया कोई कंपाउंड बनेगा, बट फिर भी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जाएगी नहीं। समझ में आया? द 2 पॉइंट्स शो दैट रेडियो एक्टिविटी इज विच फिनोमिनन? न्यूक्लियर। ये दोनों पॉइंट्स बता रहे हैं कि भाई देखो, प्रेशर टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट होता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता। केमिकल रिएक्शन में से अगर प्रॉपर्टी चेंज होती तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली होती, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ पता है ना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से केमिकल रिएक्शन होता है। किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, ऐसा ही था ना केमिकल रिएक्शन। ये सबसे चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अब बचा कौन एटम के अंदर? एटम के अंदर कौन बचा? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होता है, तो कौन बचा? न्यूक्लियस। तो ये दोनों कंक्लूजन हमें शो कर रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी कौन सा फिनोमिनन है? Nuclear phenomenon in which nuclei of heavy elements are unstable and during their attempt to acquire stability they emit radioactive radiation. Okay, जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, जब अनस्टेबल से स्टेबिलिटी कंटेन करने जाते हैं, गेन करने जाते हैं, तो वो एनर्जी लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। 3 types of radiation, radioactive decay occurs in the nature. One is alpha decay, number 2 is beta decay, number 3 is गामा डीके। कल के लेक्चर में तीनों के तीनों थ्योरीज पढ़ने वाले, अल्फा बीटा एंड गामा, डिटेल्स के अंदर। तो अल्फा डीके किसको बोलते हैं? इन विच हीलियम न्यूक्लियस इज एमिटेड। बीटा डीके किसको बोलते हैं? इन विच इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी नॉट प्रोटॉन, माय मिस्टेक, इलेक्ट्रॉन और प्रोजीटॉन particles which having the same mass as electron but the charge exactly opposite to इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा पार्टिकल जो सेम मास रखता है इलेक्ट्रॉन जितना, लेकिन उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है तो प्रोजीटॉन का चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आर एमिटेड। एंड गामा डीके विच इज हाई एनर्जी, हंड्रेड्स ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर। फोटॉन्स आर एमिटेड। रेडियो, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो उसका पार्टिकल नेचर होता है फोटोन, पढ़ा है ना 11th में, तो उसमें फोटॉन्स एमिट हो गए, तो उसको हम बोलते हैं गामा डीके। चलो बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो? ओके, और ये चीज मुझे बताना है तब तक कि देखो, मानो कि कोई एलिमेंट एक्स जेड ए होता है, बराबर, उसमें से अल्फा पार्टिकल डीके होता है, तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, बराबर ना? तो देखो, अगर हम हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकाले 2He4, जिसी को हम क्या बोलने वाले? अल्फा पार्टिकल। तो देखो इसमें जेड था, जेड में से कितना निकल गया? 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z-2, और इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम लिखेंगे y और Z-2, और ये a था, a में से कितना निकल गया? 4, तो क्या लिखना चाहिए? समझ में आया? ओके, यहाँ पे x z a था, यहाँ पे बीटा, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन, बराबर, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन, बीटा पार्टिकल। बीटा में 2 टाइप के पार्टिकल होते हैं, बीटा माइनस, बीटा प्लस, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोजीटॉन, बराबर। तो अगर ए एक्स जेड ए हमारा एलिमेंट है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल क्या आएगा? -1 E0। अब देखो ये जेड था, जेड में से -1 निकालना मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? Z+1, तभी ये +1 और -1 कट होके जेड हो जाएगा ना, और यहाँ पे 0 है तो ए का क्या रहेगा? ए। लाइकवाइज अगर ये +1 है तो ये जेड में से +1 निकल गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? -1, -1 + 1 0 हो तो z इक्वल टू क्या रहे? z, और ए का ए, क्योंकि ये 0 है। गॉट इट? और अगर गामा है तो गामा में कोई पार्टिकल्स निकलता नहीं है, तो एलिमेंट नहीं चेंज होगा। देखो x का x ही रहेगा, समझ में आया ना? उसमें एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए x एलिमेंट में से अनदर एलिमेंट क्या हो गया? y। सो दिस आर द इक्वेशन। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन किए, लेकिन बहुत बड़े थे और एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा था, तो होप्स हो कि आप अच्छे से समझ के इसको रेडी कर दोगे और सारे क्वेश्चंस 3 टाइम होमवर्क में लिखोगे। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ओके, गुड। और आपको शेड्यूल मिल ही गया होगा कि कब आपको अपनी नोटबुक्स चेक करवानी है। हर एक क्वेश्चन चेक किया जाएगा 3 टाइम्स। ओके, तो ध्यान देना, जो लोग नए हैं वो जब से स्टार्ट किए तब से लिखना स्टार्ट कर दे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।